इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। कल वाराणसी में पीएम मोदी के भव्य रोड शो के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष मुहूर्त में पूरे एनडीए के लाभ लश्कर के साथ अपना नामांकन दाखिल कर दिया। मगर पीएम मोदी के नामांकन में हुए शक्ति प्रदर्शन से लेकर भव्य रोड शो के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। वाराणसी में पीएम का एस हस्ताक्षर यूपी के पूर्वांचल पर अपनी छाप छोड़ने की तैयारी माना जा रहा है। तो वहीं आने वाले चरणों में पूर्वांचल की 13 सीटों के साथ यूपी से लगे राज्यों में भी पीएम की मौजूदगी समीकरण बनाने का काम करती नजर आएगी। वहीं पीएम के नामांकन में बीजेपी के दिग्गज सीएम के साथ ही एनडीए के नेताओं की मौजूदगी भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। साथ ही पीएम के नामांकन के प्रस्तावकों के नाम भी चुनावी गणित साधने में काम करते दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर पीएम के नामांकन में काशी के अलावा क्या है इसके राजनीतिक मायने, आज इसी पर होगी चर्चा। लेकिन इससे पहले एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि पीएम मोदी के लिए वाराणसी सिर्फ उनका संसदीय क्षेत्र नहीं बल्कि काशी से पूरे पूर्वांचल को साधने की चाबी है। यूपी के पूर्वांचल और बिहार के लोगों की बोली, रहन सहन और खान पान की समानता और आपस में रिश्तेदारियों को राजनीतिक दल भी इस चुनाव में भुनाने में जुटे हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन, रोड शो, सभाएं, मंदिरों में पूजन पाठ, लोगों से किए जाने वाले संवाद का संदेश बीजेपी नेता और यूपी और बिहार की उन सीटों पर भी भुनाने की कोशिश में है जहां पर मतदान 7वें चरण में है। इस बार पूर्वांचल की सभी और आसपास की सीटों के साथ बिहार की 8 सीटों पर मतदान 7वें चरण में ही है। ये वो सीटें हैं जो वाराणसी से चंदौली होते हुए बिहार में शुरू होती हैं और एक तरीके से यूपी की उन 13 सीटों से एक कतार से जुड़ी हैं, जहां 7वें चरण में चुनाव है। पूर्वांचल की वाराणसी और आसपास की सीटें बीजेपी काफी अहम हैं। इस बार भी यूपी में 7वें चरण में वाराणसी सहित पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। इनमें से बलिया और चंदौली संसदीय क्षेत्र की सीमाएं बिहार की उन लोकसभा क्षेत्रों से सीधे जुड़ती हैं। 7वें चरण में यूपी की वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, घोसी, मिर्जापुर, बांसगांव, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, रॉबर्ट्सगंज, सलेमपुर और गोरखपुर की सीटें शामिल हैं। इन सभी 13 लोकसभा क्षेत्रों में बिहार के लोगों की रिश्तेदारियां आम है। खान पान, बोली भी कमोवेश एक जैसी है। इसीलिए पीएम मोदी का बनारसिया रंग काशी में देखने को मिला, जहां नामांकन से एक दिन पहले रोड शो और अगले ही दिन नामांकन से पहले गंगा आरती और काल भैरव की पूजा से पीएम मोदी ने अपने इरादे साफ कर दिए कि वो मिशन 400+ पर अटल हैं और इसीलिए काशी में शक्ति प्रदर्शन के लिए एनडीए के साथी चंद्रबाबू नायडू से लेकर जयंत चौधरी और चिराग पासवान तक कंधे से कंधे मिलाते हुए नजर आए। 12 राज्यों के सीएम और जिम्मेदारी सीएम योगी के कंधों पर प्रस्तावकों की बात आई तो हर बार की तरह इस बार भी नामों से चौंका दिया गया। गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद और संजय सोनकर पीएम के प्रस्तावक बने। प्रस्तावकों में 2 ओबीसी, 1 ब्राह्मण और 1 दलित को शामिल किया गया। काशी में पीएम मोदी के सामने कांग्रेस के अजय राय तीसरी बार मैदान में है, लेकिन शुरुआत की बात के साथ अंत की बात। पीएम मोदी के लिए काशी सिर्फ संसदीय क्षेत्र नहीं बल्कि एक सीट से कई सीटों को साधने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की काशी में मौजूदगी और जिस तरह से तीसरी बार काशी से उम्मीदवार के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस नामांकन के साथ ही साथ जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन कल रोड शो के साथ ही साथ आज नामांकन में देखने को मिला, उससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी से नामांकन न केवल काशी बल्कि पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटों के साथ ही साथ आसपास के राज्य के
सीटों पर भी बड़ा प्रभाव डालने का काम करने वाली है। यही वजह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ अलग अलग राज्यों के सीएम और एनडीए घटक दलों के नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंचे। फिर चाहे वो बिहार से चिराग पासवान हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात करें या फिर सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद पार्टी के, ये तमाम लोग जो आज प्रधानमंत्री के नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, इनका शामिल होना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के बाद एक तस्वीर में एक मंच पर एक साथ आना, कहीं ना कहीं इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। मायने तो ये भी हैं कि 2024 में जिस तरह से 4 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, ऐसे में आने वाले 3 चरणों के लिए रणनीति और रूपरेखा की तैयारी भी 14 मई को वाराणसी से लिखने की तैयारी की जा चुकी है। तो आज इसी विषय पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रियंका मौर्य, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। रतन तिवारी जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा अशोक तिवारी जी, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ दयाराम भार्गव जी, एसबीएसपी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं दयाराम जी आपके पास ही आती हूँ। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है और एनडीए के घटक दलों के साथ ही साथ सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर भी वहां पर पहुंचे थे, मंच साझा किया है, नजर आए हैं वहां से। क्या माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में ये जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए प्रियंका जी, ये एनडीए गठबंधन है, इंडी गठबंधन नहीं। इंडी गठबंधन का मतलब खंड खंड होना, एनडीए गठबंधन का मतलब सब एक साथ एक मंच पे होना। यही तो खूबी है, दोनों गठबंधनों में यही तो खूबी है। इंडी गठबंधन शुरुआत में जिन्होंने गठबंधन का रूपरेखा बनाया, वो जो चाहे या उनको जिस तरह सम्मान देना चाहिए नहीं मिला, आज वो हमारे एनडीए गठबंधन में आ गए। तमाम हो, चाहे देख लो, चाहे आज देश में चाहे केजरीवाल की पार्टी का आम आदमी पार्टी अगर बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस के साथ, जिस कांग्रेस के साथ ये आम आदमी पार्टी ने क्या व्यवहार करके और भ्रष्टाचारी बता करके केजरीवाल ने कांग्रेस को सत्ता दिल्ली की हथियाई, आज उसी कांग्रेस से ऐसी मजबूरी आ गई उन भ्रष्टाचारियों को साफ दाग वाला बता करके आज वोट लेने का काम करे। देश की जनता जानती है। अब दूसरी बात आती है, देखिए आम आदमी पार्टी गठबंधन की बात करती है, हम इंडी गठबंधन में है, लेकिन वहीं अगर पंजाब में देखा जाए आम आदमी पार्टी तो अकेले लड़ रही है, वहाँ कांग्रेस भी सामने है, वहाँ सब सामने। तो ये कैसा गठबंधन है? दूसरी गठबंधन की बात अगर हम करते हैं पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो आप ममता बनर्जी जी को, दीदी जी को देख लीजिए, वहाँ क्या माना है, कहते तो हम इंडी गठबंधन में है, लेकिन वो सभी सीटें अकेले लड़ती हैं, कहीं गठबंधन नहीं। ऐसे तमाम विसंगतियां हैं जो इंडी गठबंधन है। इन इंडी गठबंधन के लोगों ने अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए सारे एक साथ आकर के किस तरह हम भ्रष्टाचार दोबारा कर सके या भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को किस तरह बचाया जा सके, ये उस प्रकार का गठबंधन है। आज आप देखेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश, 145 करोड़ का देश, पूरी जनता ये बार बार कह रही है कि तीसरी बार भी आदरणीय नेता जो है नरेंद्र मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जो 400 पार का नारा है, वो नारा आपको प्रियंका जी जरूर आपको मिलेगा। उसका कारण है कि 10 साल के शासनकाल में आप देख ले, चाहे देश को देख ले, चाहे विदेशों की हम बात करते, विदेश नीति की बात कर ले, हर जगह आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की चर्चा आप मुखर होकर बात करेंगे, आप विदेशों में कहीं भी जाएंगे आपको सम्मान दृष्टि से मिलता है। रतन तिवारी जी, प्रधानमंत्री का नामांकन केवल प्रधानमंत्री का नामांकन नहीं बल्कि आसपास की सीटों पर भी प्रभाव डालने वाला है। क्या लगता है आपको? वाराणसी के साथ ही साथ पूर्वांचल पर भी नजर है। सबसे पहले प्रियंका जी और आपका और आप सभी लोगों का नमस्कार। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छा झूठ बोलते हैं, लोकप्रियता उनकी अच्छी है, मैं उनका कद्र करता हूं। लेकिन आप जानते हैं कि बनारस में जब उनका रोड शो हुआ और आज नामांकन हो रहा था तो उसमें 12 से 15 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां आए थे और तमाम पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, कई सांसद, कई राज्यसभा सांसद, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मंत्रालय, पूरा का पूरा तंत्र महाशक्ति उनके साथ लगी हुई थी। और दूसरी तरफ आपने कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन के हमारे उम्मीदवार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी नामांकन भरने जा रहे थे।
जो जन सैलाब उमड़ा था, वहां कोई भी इंडिया गठबंधन के नेता को बुलाए नहीं थी। वो कहे थे कि बनारस के लोग और काशी के लोग ही रहेंगे, और 6.5 से 7 किलोमीटर तक रास्ता जाम लगा रहा। तो बनारस की जनता की एक ही राय है, अजय राय अजय राय। और हमारे मित्र जो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, रतन तिवारी जी, पिछली बार 14% वोट आपको मिला था, 63% नरेंद्र मोदी को। इंडिया गठबंधन तब नहीं बना था प्रियंका जी, आज इंडिया गठबंधन बना है। लोग एक बार धोखा खा लिए, 2 बार धोखा खा लिए, तीसरी बार धोखा नहीं खाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी चालाक भी होती है और बड़ी भोली भाली भी होती है। एक बार मोदी जी के जुमलों में आके फंस गए, 2 बार भी आके फंस गए, तीसरी बार बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अच्छा, डॉक्टर प्रियंका जी, ठीक, डॉक्टर प्रियंका जी जवाब दीजिएगा आप पहले। बहुत ही अच्छे विचार है रतन जी के। थोड़ी विचार अपनी पार्टी के लिए भी बचा के रखिए। अच्छा देखिए, मैं बोलना ये चाहूंगी कि पिछली बार मोदी जी जितने वोटों से जीते थे, इस बार उससे भी ज्यादा बेहतर बम्पर वोटों से जीतने वाले हैं, और उसी की खिसियाहट कांग्रेस पार्टी में और विपक्ष में दिख रही है। और एक और चीज मैं बता दूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 10 साल से सांसद हैं, और हम देख सकते हैं कि विगत 10 सालों में क्या बदलाव आया है बनारस में, क्योंकि वो बनारस के सांसद है। अब अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, रतन जी को मैं बहुत विनम्रता पूर्वक एक जवाब देना चाहूंगी कि ये एक ही जो ऐतिहासिक सीट है रायबरेली और अमेठी, उसको उठा के आप देख लीजिए, क्योंकि पीएम पद के दावेदार हैं राहुल गांधी जी, और ये लोग 65 साल राज किए और किस गटर में ढकेल करके रखा अमेठी और रायबरेली को। और 10 साल में बनारस में क्या विकास हुआ, ये जनता को तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, और इस बार 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो सबके सामने होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ अगर विपक्ष ये कंपैरिजन समझ पाए बनारस, रायबरेली और अमेठी के समय में जब इनकी सरकार थी, तो इनको समझ में आ जाएगा कि विकास होता क्या है, काम होता क्या है, और जनता क्या देख करके वोट दे रही है। रतन तिवारी जी, कि बनारस आपका जवाब। 30 से 32 लाख सिर्फ टूरिज्म का। प्रियंका जी काफी अच्छी वक्ता है, काफी अच्छी वक्ता है और अच्छा बोलती है, मैं इनका कदर करता हूँ। लेकिन प्रियंका जी, इसी बनारस को नरेंद्र मोदी जी क्योटो बनाने वाले थे, आज क्योटो नहीं बन पाया। तो स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, उसमें बनारस का भी नाम था, लेकिन स्मार्ट सिटी एक भी नहीं बन पाया। यही नरेंद्र मोदी जी बुलेट ट्रेन चलाने वाले थे, बुलेट ट्रेन का दूर दूर तक आपका पता नहीं है। न तो आपने इस देश के नौजवानों, इस देश के जवानों के नाम पे छल करने का काम किया। आप बताइए ना कि नरेंद्र मोदी के अंडर अमेठी रायबरेली को बनारस से कंपेयर करके देख लीजिए ना, आपके पास तो सालों साल का क्षेत्र रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि रायबरेली में हम 17 बार लगातार जीते हैं और अभी फिर जीतने जा रहे हैं। अमेठी भी हम इस बार जीतने जा रहे हैं, और अमेठी में एक छोटा सा कार्यकर्ता स्मृति ईरानी को संसद से बाहर का रास्ता दिखा देगा। अरे जीतने की बात नहीं, विकास की बात यहाँ पर डॉक्टर प्रियंका ने कही थी। आप अमेठी और वाराणसी और रायबरेली को अगर कंपेयर कर रहे हैं, आप कंपेयर करके बता दीजिए कि आपने ऐसा क्या किया। हमारे यहाँ डिस्कवरी पार्क था अमेठी में, हमारे यहाँ आईआईटी था, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिन्होंने स्मृति ईरानी ने उस प्रोजेक्ट को ही नष्ट कर दिया, बाहर कर दिया। रायबरेली में भी वही काम हो रहा है। तो लगातार इन लोगों ने हमारे पूरे फैक्ट्रियों को बंद करने का काम किया, और अमेठी और रायबरेली में अगर काम नहीं हुआ होता तो अमेठी और रायबरेली की जनता कांग्रेस को क्यों जितवाती बार बार। इस बार समझ में आ जाएगा ना, अगर अमेठी में काम नहीं हुआ है, रायबरेली में काम नहीं हुआ है, अमेठी में तो आपको हार मिली थी ना रतन जी, उसके बाद भी आप नहीं समझ रहे हैं कि हार क्यों मिली थी। अगर इतना काम हुआ था तो अमेठी की जनता ने क्यों नकार दिया फिर। प्रियंका जी, जनता 13 रुपए किलो शक्कर के झांसे में आ गई थी, इसके लिए 40,000 वोट से राहुल गांधी जी हारे थे। आज हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता 3 लाख वोट से जीतेगा अमेठी में। आप देखिए, 26 सालों से रायबरेली और अमेठी में कब्जा है आपका, केवल 2-4 साल की बात नहीं हो रही।
मैं तो वही कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी अपनी सीट बचाने के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे वो अगर उन्हें डर नहीं होता, वो तो आने वाले समय में रतन जी पता चलेगा ना। यहाँ पूर्वांचल की 13 सीटों और बिहार तक की सीटों की बात हो रही है और आप बनारस की सीट की बात करें अशोक तिवारी जी। बोल रहा हूँ ना कि अगर डर नहीं होता तो 15-20 मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाते, शक्ति प्रदर्शन नहीं करते। अरे जिसके पास अरे रतन जी, आप जिसे डर कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी तो हो सकती है ना। फिर नतीजे तो 4 जून को पता चलेंगे ना। हमारी भी रणनीति है प्रियंका जी। हाँ ठीक है, अशोक तिवारी जी पहले आपके पास आती हूँ जी। जिसके पास रहेंगे वही तो ले आएगा। इंडी गठबंधन वाले क्यों नहीं उठते चले आए? अरे ये तो खाली वोट के लिए लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये तो आपके देखने का नजरिया है ना। यहाँ पर जिस तरह से घटक बुलाए गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आसपास के क्षेत्रों में कब्जा करने की तैयारी है। अशोक तिवारी जी, प्रियंका जी आपके पास में आती हूँ जी। रतन जी तो भूल ही नहीं पा रहे हैं मुझे कि मैंने इनकी पार्टी क्या छोड़ी, एकदम लोग सड़क पे चले आए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका मौर्य तो भूल ही नहीं पा रहे हैं। अफसोस होता है, अपनों के ऊपर उंगली उठाने का बड़ा अफसोस होता है कि चंद टिकट के लिए आप चली गए हमसे दूर। अरे सबसे बड़ी बात तो चलिए रतन जी, अब तो बहुत देर हो गई। लोकसभा चुनाव के 4 चरण बीत चुके हैं। अगर आपको मनाना था तो पहले मना लेते तो बेहतर होता। अशोक तिवारी, रतन जी, प्रियंका मौर्य जी आएंगी, जल्दी आएंगी कांग्रेस। अच्छा ठीक है, वो भी देख लेंगे। अशोक तिवारी जी, देखिए सदमा किस स्तर तक इन लोगों को चढ़ा हुआ है कि मैंने इनकी पार्टी छोड़ दी। अशोक तिवारी जी। जी बोले प्रियंका जी अशोक तिवारी जी, माना तो ये जा रहा है कि जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन हुआ है, ऐसे में केवल वाराणसी सीट पर नजर नहीं बल्कि पूर्वांचल की सीटों और आसपास के राज्य यानी कि बिहार से जुड़ी हुई कुछ सीटों पर भी नजर भारतीय जनता पार्टी की थी। यही वजह थी कि एनडीए का पूरा लाव लश्कर तैयार किया गया था। जी जी, अरे भारतीय जनता पार्टी की नजर तो पूरे देश पर है और उसको देश को नजर न लग जाए। नहीं तो राजनीति में अगर नजर है तो बुराई क्या है अशोक जी? हाँ तो मैं कहाँ कह रहा हूँ बुराई? मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं आदरणीय मोदी जी का सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ उनका। लेकिन सवाल इस बात का है कि उनका सम्मान बच नहीं पाएगा इस बार। इस बार जनता व्याकुल है उनको हराने के लिए, उनको वापस भेजने के लिए, उनको झोला उठा करके घर जाने के लिए। सवाल इस बात का है, उन्होंने जनता को क्या दिया? 10 साल का शासन देखा जनता ने, जितना प्यार और दुलार जनता ने दिया भारत की, कोई क्या देगा उनको? 2014 में उनको सलाखों बिठाया, 19 में जब उन्होंने और मौका मांगा, 5 साल का और मौका दे दिया उनको। जनता ने विश्वास किया और जनता के साथ विश्वासघात किया मोदी जी ने। आज 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, जुमला साबित कर दिया। किसानों की आज 2 गुनी करने की बात कही, जुमला साबित कर दिया। डॉलर को रुपए बराबर करने की बात कही, जुमला साबित कर दिया। और यहाँ तक कि जो है चंदे में घोटाला कर दिया, ईडी भेजा, चंदा ले लिया। अब कुछ बाकी नहीं रहा, देश के सामने इनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है और पहले फेज से लगातार पिछड़ रहे हैं। पहले फेज में बुरी हार हारे, दूसरा फेज में पिछड़े, तीसरे में पिछड़े। दयाराम जी जवाब दीजिएगा अशोक तिवारी जी के सवालों का। देखिए मैं तो ये पूछना चाहूंगा प्रियंका जी अपने अशोक भाई से। अशोक भाई रुकिए, अरे रुक जाओ प्रियंका जी को रोको तो सही। देखिए उत्तर प्रदेश में अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि आखिर राहुल गांधी अपना घर क्यों छोड़े। वो पूछ रही है आप आखिर आपने अपना घर क्यों छोड़ा, ये अमेठी की जनता पूछ रही है, जवाब नहीं दिए। दूसरी बात आती है, मोदी जी के सामने विपक्ष का कौन चेहरा है, बता दीजिए हमें अशोक भाई। तीसरी बात, आज जिस सुन लीजिए भाई, अब सुनिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सुन लीजिए अशोक भाई। दूसरी बात, अरे नहीं भाई, दूसरी बात, जिस एजेंडे की बात करते हैं, केजरीवाल प्रधानमंत्री की बात करते हैं, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की बात करते हैं, आप जो है संजय राउत को अलग मुद्दा है, अब पवार जी की अलग मुद्दा है, बिहार में जो है अलग मुद्दा है। आप अपने घटक दल को नहीं समझा पा रहे हैं, आप एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि 370 धारा अगर हमने पार किया है तो आगे भी हम इसकी चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन प्रियंका जी, आज समाजवादी पार्टी किस मुंह से बात कर रही है? अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस वाले कह रहे थे अखिलेश, इन लोगों ने सपा ने खुद कहा कि
कि अरे तो तिरकुट नेता है। तो इन लोगों की ये बातें ध्यान में रखना चाहिए, जिनकी विरासत हमेशा संसद पे हुई हो, जिन्होंने छल कपट करने का काम किया हो, जिन्होंने पिछड़ों अर्ध दलितों माइनॉरिटी को धोखा देने का काम किया हो, और कुछ मुंह से कह रहे हैं कि हम चुनाव में जाना चाह रहे हैं। चुनाव में केवल आप जा रहे हैं, केवल अपनी मानसिकता को दिखाने के लिए जा रहे हैं। बाकी ये 400 नारे के साथ में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जो है एनडीए गठबंधन जीतने जा रही है। जी अशोक तिवारी जी, दयाराम भार्गव जी कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर नजर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप चाहे कितना भी कम आंक ले, वो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की और रणनीति जो है उसका नतीजा 4 जून को आएगा। प्रियंका जी बनारस में कड़ी चुनौती दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बनारस में, और छोड़ दीजिए आप दो सीटें प्रियंका जी अरे 14% वोट शेयर था ना पिछली बार, कितनी बढ़ोतरी करेंगे आप बता दें। आप दावा कर रहे हैं तो आप बता दें कितनी बढ़ोतरी करेंगे आप। उत्तर प्रदेश में जनता हमारे साथ है, जनता बढ़ चढ़ करके हमारे साथ। अरे ठीक है, आपने आकलन किया होगा ना, मैं रतन जी से भी पूछ लूंगी। आप बता दें 63% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 14% अजय राय, बताएं। 81 सीटों पर 80-81 सीटों पर भाजपा को। रतन जी जवाब दीजिएगा, आपके पास तो आकलन होगा, आपने तो कुछ कैलकुलेशन सेट करे होंगे। मैं बता देता हूँ, जनता भगवान होती है और जनता ही मालिक होती है। कभी कभी हम लोगों ने वो भी सीट देखा है जहां पे पिछली बार हम बहुत अंतर से चुनाव हारे थे, लेकिन उसके बाद हम उसी सीट पे बहुत ज्यादा अंतर से जीत गए, क्योंकि जनता अपना मूड कभी भी बदल देती है, कभी भी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जनता की अदालत में जनता फैसला सुनाती है। अरे तब भी आप दावा कर रहे हैं ना, आपका कुछ तो आकलन होगा ना। इनका ये आकलन मैं ये बता रहा हूँ, ये 400 सीट का जो बात कर रहे हैं, 382 सीट पे मतदान हो गया, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस ने कहा है कि 100 सीट के लगभग हम पहुंच रहे हैं। 163 सीट पे चुनाव होना बाकी है। अगर 163 सीट भी ये जीत लेते हैं तो भी 272 नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार सत्ता से बेदखल हो रहे हैं। अरे चलिए उसकी बात आप जाने दीजिए। वाराणसी में कांग्रेस के कैंडिडेट का प्रतिशत बता दीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि इस बार अजय राय 55% से ज्यादा वोट लेके पहले नंबर पे रखे और देश के सबसे बड़े जुमलेबाज नरेंद्र मोदी को हराने जा रहे हैं। डॉक्टर प्रियंका मौर्य, सदमा लग गया इन लोगों को। आपने वाकई में सदमा दे दिया है प्रियंका जी, जब से आप गई हैं हमें छोड़ के ना, वाकई में सदमा लग गया है। देखिए ये तो मेरे से ऊपर जब से आप हमें छोड़ के गई है ना, वाकई में सदमे में हूँ मैं। तो रतन जी फिर आप इतना मौका क्यों देते हैं? आपको बाद में सदमा लगता है, आप पहले क्यों नहीं ऐसे संभालते अपने नेताओं को? सदमे में इसलिए हूँ कि प्रियंका मौर्य जी हमें छोड़ के चली गई। आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, आप सही बोल रही हैं, हम बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। हम आज भी सदमे में है कि प्रियंका मौर्य जी हमें छोड़ के चली गई, और हम आज भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रियंका मौर्य जी कब आएंगी हमारे साथ। रायबरेली में खाता नहीं खुलेगा आप लोगों का, मैं बता दे रही हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बात है, आप यहाँ बैठ करके फेक फैक्ट्री वाले कांग्रेस वाले बोल रहे हो ना। चलिए ठीक है, खाता नहीं खुलेगा कांग्रेस पार्टी में। ठीक है, 4 तारीख को आप भी आइएगा, उसमें हम डिबेट कर लेंगे कि रायबरेली में खाता खुला है, उत्तर प्रदेश में खाता खुला है कि नहीं खुला है। अरे डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी 55% का दावा कर रहे हैं रतन जी। अरे ये दावा ये भी कर दें 400 पार, अगर इनके पास हिम्मत हो तो। हमारे पास तो है, हम तो बोल रहे हैं 400 पार। हम तो अभी भी कह रहे हैं, अभी भी हम कह रहे हैं सत्ता में हम बनने जा रहे हैं, इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। 40 बार नहीं बोल पाएगी जो हालत है इन लोगों की। अरे और कितनी बड़ी बड़ी बातें करने अरे 40 से ज्यादा सीट हम उत्तर प्रदेश में लेके आ रहे हैं। धरातल से उतरिए ताकि 40 से ज्यादा सीट हम उत्तर प्रदेश में लेके आ रहे हैं। कैसे दिखते हैं, जो टीवी में दिखते हैं वैसे ही 40 से ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में लेके आ रहे हैं, और 7 के 7 सीट हम दिल्ली में जीतने जा रहे हैं। जवाब आप दो। और आपके हरियाणा में 10 में से 9 सीट जीतने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर आंकड़ा बता दीजिए। जब आप अलग अलग राज्यों की गिनती करके बैठे हैं और आपने बीजेपी और एनडीए की 100 सीटों में समेट दिया है आपने, तो फिर आप अपना आंकड़ा बता दीजिए। क्योंकि बार बार पूछ पूछ कर मैंने तो कई बार सवाल किया, मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला।
400 के ऑपोजिशन में आपका दावा क्या है? प्रियंका मिश्रा जी, मैं अभी भी कह रहा हूँ 382 सीट में मतदान हुआ है, जिसमें से हम लोग 250 सीट ऑलरेडी जीत चुके हैं। अच्छा। और 163 सीट में से लगभग 100 सीट जीतने जा रहे हैं। आप मान के चलिए हमारा आंकड़ा कहां पे जाने वाला है। 350 का दावा कर रहे हैं आप? 350 का दावा कर रहे हैं आप? 300 का दावा कह रहा हूँ और अटल हूँ। 4 जून को आप देख लेना, जो इंडिया अलायंस की आंधी चल रही है वो आंधी आपको दिखेगी। जो ये दावा कर रहे हैं, इनके बड़े बड़े नेताओं की हिम्मत नहीं है कितना बड़ा दावा करेंगे। बहुत अच्छी बात है, कम से कम जुनून तो आया आपको भी आपके पता अंदर। है, आप तो हमारे नजदीक रही है, आपको तो पता है। अशोक तिवारी जी, 350 का दावा रतन जी तो कर रहे हैं, आप भी साथ हैं कि नहीं? 400 सीटें हारेगी इस बार। 400 सीटें भाजपा हारना तय है। और अच्छा, बाकी तो मतलब वो हमारा 400 जीतने की बात करें तो आप 400 हारने की बात कर रहे हैं, यानी कि 400 आपको 400 पे मिलेंगी। हार। अगर 400 पे 400 हार। हारेगी एनडीए तो 400 आपको मिलेंगी। बिल्कुल अच्छा, स्पष्ट है। तो नहीं तो रतन जी और अशोक जी, आप यहाँ तो सामंजस्य बना लीजिए। वो 350 कह रहे हैं, आप 400 कर रहे हैं। एक अरे नंबर तो दे 350 दीजिए ना फिर, जब इतना 350 आकलन हुआ है क्रॉस तो। कर जाएंगे। हाँ? 350 से भी क्रॉस कर जाएंगे। अच्छा, 350 से अधिक सीटें पाएंगे हम। 350 से अधिक पाएंगे। चलिए, आपने रतन जी से एक कदम आगे बढ़ गए। दयाराम जी, क्या कहना है आपका? फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, जो लोग सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, सनातन धर्म को सुबह से लेकर शाम तक गाली देने का बात करते हैं, जो भगवान राम को काल्पनिक बताया करते थे, जो गंगा आरती का मजाक उड़ाया करते थे, जो मंदिरों में जाने से अपने आप को सुन लीजिए, सुनिए रतन तिवारी जी सुन लीजिए, यही तो समस्या है। कांग्रेस और सपा के लोगों की समस्या ये है। 1 मिनट का समय है, 1 मिनट का समय। आपने सीटों पे बात की, उन्हें कर लेने दीजिए 1 मिनट बातें, उन्हें कर लेने दीजिए। अब तो 3 ही चरण बचे हैं ना। रतन जी, दयाराम जी, अपनी बात पूरी करें आप। जी, दूसरी बात देखिए, आज विपक्ष के पास ये मुद्दा विहीन विपक्ष है और इनका दिशाहीन रास्ता इनके पास नहीं है कि आदरणीय नेता जो है देश के यशस्वी, विश्व के यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने। लेकिन दयाराम जी, 350 और 400 का दावा आ रहा है आज पहली बार। याद करिए प्रियंका जी, याद करिए लोकसभा के पटल पे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं बोला, गडकरी जी ने 400 पार। मैं तो धन्यवाद दूंगा विपक्ष के लोगों को कि कम से कम ये हमारे नारे के साथ ये लोग भी चाहते हैं कि इस बार एनडीए गठबंधन की 400 पार की सरकार बनने जा रही है। मैं तो अपने अशोक तिवारी जी को मैं धन्यवाद दूंगा, रतन तिवारी जी को धन्यवाद दूंगा प्रियंका जी कि कम से कम हमारे मुहिम को ये लोग सार्थक करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी खुद जो है हट करके एनडीए गठबंधन को जो है साथ देने का काम कर रही है। नहीं तो आप बताइए, अपने लोगों को ये लोग क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? इनके घर में एक कहावत रहा है, रामायण में जयराम जी, रतन जी, समय मेरे पास नहीं है। लेकिन रतन जी, बहुत अच्छी बात है, जयराम जी ने कम से कम 150 सीटें गए थे, आप कम से कम 350 की बात कर रहे हैं। बेहतर है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी। डॉक्टर प्रियंका मौर्य, रतन तिवारी जी, अशोक तिवारी जी और दयाराम भार्गव जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के बाद जिस तरह से एनडीए का लाव लश्कर सजाया गया, उससे उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि वाराणसी की सीट के साथ पूर्वांचल की 13 सीटों और आसपास के राज्यों की कई सीटों पर प्रभाव डालने की तैयारी और रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर रखी है। अब इस रणनीति कितना काम करती है, क्या नतीजा इसका निकलता है और क्या नफा नुकसान किसको देखने को मिलता है, ये आने वाला समय बताएगा। 4 जून के नतीजे बताएंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतनी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।